यूनान, मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, यूनान, मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर जिंदा है नामो निशा हमारा, अब तक मगर है जिंदा नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। सनातन काल से इस अखंड भारत की हस्ती न मिटने का यदि कोई कारण है तो लोकतंत्र के साथ साथ गणतंत्र का होना है। ये गणतंत्र की ताकत है कि आज हम विश्व पटल पर, विश्व के मानचित्र पर एक अद्वितीय स्थान रखते हैं। वहां पर गृह युद्ध की संभावनाएं बढ़ गई हैं। कुछ मुल्क लगभग त्रासदी और बर्बादी झेल रहे हैं, लेकिन ये हमारा गणतंत्र है, क्योंकि हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और ये गणतंत्र की ताकत है कि लोकतंत्र को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। आज मैं कहना चाहूंगा इस गणतंत्र की महत्ता को हमें समझना चाहिए। इसका महत्व हमारे लिए बहुत बड़ा है। ये गणतंत्र की ताकत है। आखिर गणतंत्र है क्या? गणतंत्र का सरल शब्दों में अर्थ है कि भारत का कोई भी नागरिक जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय और भाषा की पीढ़ियों को तोड़कर भारत का प्रथम नागरिक बन सकता है, भारत का राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। और ये गणतंत्र की ताकत है कि हमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के रूप में प्रथम मुस्लिम और गैर राजनीतिक व्यक्ति भारत के प्रथम नागरिक के रूप में देखने को मिले। ये गणतंत्र की ताकत है कि हमें पहले दलित राष्ट्रपति के.आर. नारायण भारत के प्रथम नागरिक के रूप में देखने को मिले। ये गणतंत्र की ताकत है हमें पहले सिख सरदार ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति के रूप में देखने को मिले। और ये भी गणतंत्र की ताकत है वर्तमान में जो हमारी आदिवासी समुदाय से, जनजाति ट्राइब से जो हमारी महिला राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, वो भी एक गणतंत्र की पहचान है। इस गणतंत्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखा जाए तो विश्व के इतिहास पर दृष्टिपात करने पर पता लगता है कि पूरे विश्व में यदि कहीं गणतंत्र मिलता है तो भारत के वैशाली के लिच्छवी गणराज्य में मिलता है। इसके बाद भारत के विभिन्न वंशों, साम्राज्यों में अनेक वंशों ने गणतंत्रात्मक व्यवस्था को अपनाया है, जो कि भारत के समृद्धशाली इतिहास पर चार चांद लगाने का प्रयास करती है। आधुनिक भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि बात करें तो भारत के संविधान की विकास यात्रा औपनिवेशिक ब्रिटिश काल में 1773 के रेगुलेटरी एक्ट से शुरू हो जाती है। उसके बाद हमने देखा इस संविधान की विकास यात्रा में 1773 का रेगुलेटरी एक्ट, 1784 का पिट सिटी एक्ट, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का अधिनियम सहित 1919 का मार्लेमेंटो सुधार, 1919 का मार्टिन जेम्स बॉन्ड सुधार समेत भारत शासन अधिनियम 1935 से ये विकास यात्रा आगे बढ़ी। किंतु भारतीयों की इच्छा थी कि जो उनका संविधान है उन्हीं के मतानुसार, इच्छानुसार होना चाहिए। इस बाबत 1946 में कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर एक संविधान सभा का निर्माण किया गया, जिस संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तक लगातार प्रयास किया और उनके अथक परिश्रम के बावजूद हमें एक ऐसा दस्तावेज प्राप्त हुआ जिसके 22 भागों में से भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकारों की बात की जाती है, तो भाग 4 में नए नीति निर्देशक तत्वों की बात की जाती है, वहीं भाग 4 में मौलिक कर्तव्यों की बात की जाती है। भाग 15 जहां हमारे लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है, वहीं भाग 6 और अनुच्छेद 52 शिक्षक तक हमारे गणतंत्र को समृद्ध करते हैं और मजबूत बनाते हैं। इससे भी गर्व की बात यह है 389 सदस्यों वाली संविधान सभा में देहरादून के सुल्तान के नाम से विख्यात महावीर सिंह त्यागी समेत उत्तराखंड के भी 5 लोग शामिल हुए। आज हमें अपने संविधानविदों की भावनाओं का सम्मान करना होगा, उनके सपनों को साकार करना होगा। उन्होंने जो हमें दर्जे का न समझा जाएगा, वह सुबह कभी तो आएगी जब हर दलित सर उठाकर चलेगा, वह सुबह कभी तो आएगी जब इन काली सदियों की रातों से रात का आंचल ढलकेगा। दुख के बादल पिघलेंगे, सुख का सागर छलकेगा, जब अम्बर घूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वह सुबह कभी तो आएगी। इस सुबह के लिए हमें भी अपने स्तर पर अथक प्रयास करने होंगे, क्योंकि हमारा शिक्षा जगत से नाता जुड़ा है। तो शिक्षा जगत से जुड़े होने के वास्ते यह हमारा कर्तव्य और कर्मदायित्व तो बन जाता है कि हम जो भारत के भविष्य जो नौनिहाल हैं, जिन विद्यालयों में हम जाएंगे,
उनको जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसे संविधान की कुंजी और दर्पण कहा जाता है, उसके प्रतिबिंब को आत्मसात कर हम जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है उसको सुनिश्चित कराएंगे और प्रत्येक बच्चे को व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित कराने वाली बंधुता को उनमें हमेशा भरपूर प्रयास करेंगे कि वे इन भावों को, इन नैतिक मूल्यों को, इन आदर्शों को समझें और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें और इस भारत को अडिग, अटूट, अविश्वसनीय, अद्भुत, अकल्पनीय, भव्य, दिव्य, सक्षम, समृद्ध, शक्तिशाली, विकसित, वैज्ञानिक राष्ट्र बनाकर के अपना योगदान दें। अंत में बाबा साहब अम्बेडकर के शब्दों में अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा कि किसी भी देश का संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसका अनुपालन करने वाले लोग अच्छे नहीं हैं तो अंततः बुरा साबित होगा और यदि किसी देश के नागरिक संविधान का अच्छे से पालन करें तो वह कितना भी खराब क्यों ना हुआ अच्छा साबित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।